शुरू करना है अबाउट लास्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, दैट इज सेमीकंडक्टर्स या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो सीईटी के सिलेबस में था, इसलिए हमने 11th के टॉपिक में जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी डायरेक्ट अपन पीएन जंक्शन डायोड जो है उसके एप्लीकेशंस की बात करने वाले हैं। तो डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन में हम देखेंगे आज पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर मतलब क्या होता है, देखो कि बेसिकली इन डे टू डे लाइफ जो हमें सप्लाई मिलता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में होता है, एसी के फॉर्म में होता है। लेकिन बहुत सारे टाइम जो है डिवाइसेस जो वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं डीसी के लिए। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का कन्वर्जन अगर हमें डायरेक्ट करंट में करना है, मतलब टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, हम जो यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं वो होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस। एंड इस सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम कंसीडर करते हैं एज ए रेक्टिफायर्स। अब एक्चुअल में ये रेक्टिफायर वर्क कैसे करता है, पहले उसकी एक अरेंजमेंट देखेंगे, बट उसके बाद एक्चुअल उसकी वर्किंग समझेंगे। इस तरह से अगर एक कॉइल है उसको अपन इनपुट देते हैं और ये कॉइल में जो है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो होता है एसी का सप्लाई। इन जनरल हमें जो मिलता है डोमेस्टिक सप्लाई वो 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का होता है। तो उसको जो है ये रेक्टिफायर यहाँ पे कन्वर्ट करता है डीसी में। एंड ये एक बार डीसी में कन्वर्ट हो गया तो हम उसको जो है डायरेक्ट सर्किट में अप्लाई करने से पहले रेगुलेट करने के लिए फिल्टर सर्किट में से उसको पास करते हैं। तो यहाँ पे आता है फिल्टर सर्किट, एंड फिल्टर सर्किट के बाद में ये वोल्टेज रेगुलेटर आके यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर आएगा। एंड फिर ये वोल्टेज रेगुलेटर का सप्लाई जो है हम प्रोवाइड करते हैं आरएल को। आरएल को मतलब लोड रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो फ्लक्चुएशन नहीं होने देता है, वोल्टेज रेगुलेटर। तो इस तरह से ये रेक्टिफायर सर्किट जब भी हम अप्लाई करेंगे तो वर्क करते हैं। अब इनकी एक्चुअल में वर्किंग कैसे होती है इसको समझते हैं। तो बेसिकली जो भी रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे हम वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव, फुल वेव, इससे समझ में आता है कि जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है वो अगर हाफ वेव के फॉर्म में मिल रहा है तो उसको हम कंसीडर करेंगे एज हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन वही सप्लाई अगर हमें फुल वेव के फॉर्म में मिलता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, देखो बेसिकली हम पहले जैसा एक एसी का सोर्स लेंगे जिसका सप्लाई देंगे एक कॉइल को, एंड ये कॉइल के सामने और एक कॉइल हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और यहाँ पे जो है हम पीएन जंक्शन डायोड को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड से जो सप्लाई जा रहा है उसको अपन कनेक्ट करेंगे अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, मतलब जो भी कंपोनेंट है जो डीसी के ऊपर वर्क करता है उसको अपन कनेक्ट कर देंगे। अब ये कनेक्ट करने के बाद होगा क्या, देखो यहाँ पे जो अपन इनपुट इसको प्रोवाइड करने वाले हैं ये इनपुट को अपन यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह का एसी का ग्राफ होता है। तो ये हो गया एसी अल्टरनेटिंग, जिसको अपन इनपुट कंसीडर करते हैं। अब आउटपुट कैसे मिलेगा उसको समझते हैं। अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लेंगे टर्मिनल ए, यहाँ पे आएगा टर्मिनल बी। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी फर्स्ट वाली, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम ए जो है ये पॉजिटिव रहेगा एंड बी जो है वो निगेटिव रहेगा। तो इस तरह से ये पीएन जंक्शन डायोड को अगर देखेंगे तो ये पी रीजन है, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड ये एन रीजन है, इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। इस तरह के कनेक्शन हमने दे दिए, मतलब कि हमने इनको कनेक्ट किया है इन फॉरवर्ड बायसिंग। यानी कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल वहां पे आ रही है तो जो पीएन जंक्शन डायोड हमने सर्किट में अप्लाई किया था वो एज ए फॉरवर्ड बायोस डायोड वर्क करता है। एंड वहां पे ये फॉरवर्ड बायोस फॉरवर्ड बायस डायोड बनने की वजह से क्या होगा, हमें जो है ये सेकंड वाली सर्किट में यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो जो आउटपुट का ग्राफ है वो भी अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो उसका नेचर इस तरह से रहेगा, मतलब ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल थी जिसको हमने इनपुट दिया था, उसका आउटपुट हमें यहाँ पे वेव के फॉर्म में जो है मिल गया, ठीक है।
अब इसके बाद में क्या होगा, अल्टरनेटिंग मतलब इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। डायरेक्शन रिवर्स हो गई मतलब क्या होगा, यहाँ पे पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी, यानी ए जो पहले पॉजिटिव हुआ करता था अब निगेटिव बन जाएगा, बी जो पहले निगेटिव हुआ करता था अब पॉजिटिव बनेगा। इससे क्या होगा, देखो पीएन जंक्शन डायोड के पी को अपन कनेक्ट कर रहे हैं निगेटिव से, एन को कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव से, मतलब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसको हमने कनेक्ट कर दिया रिवर्स बायसिंग में, एंड रिवर्स बायसिंग में तो कोई करंट फ्लो होता ही नहीं है, इसका मतलब इस रीजन में नेगेटिव ऑफ साइकिल जब तक चल रही है हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगेन सेम बात रिपीट होती रहेगी, मतलब पॉजिटिव ऑफ साइकिल आएगी तो अगेन हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से ये जो वेव है इसका आउटपुट मैं यहाँ पे शो करता हूँ, लेकिन जब निगेटिव ऑफ साइकिल आ रही तो हमें यहाँ पे वेव ही नहीं मिल रहा है। इस तरह से ये जो आउटपुट है ये यूनिडायरेक्शनल मिला। देखो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ साइकिल है ही नहीं, मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ऑफ साइकिल हमें मिल रही है, इसका मतलब ये जो आउटपुट है ये हो गया डीसी डायरेक्ट करंट वाला। एंड यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला है उसमें अगर देखेंगे तो बेसिकली ये पूरा वेव यहाँ पे था लेकिन हमें मिला बस आधा वेव, ये भी पूरा वेव यहाँ पे था हमें मिला आधा वेव, मतलब देयर इज आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव ऑफ साइकिल। तो इस तरह से ये जो डिवाइस वर्क करता है जिसमें हमें बस आधे वेव के लिए आउटपुट मिल रहा है, तो इसको बोला जाएगा एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अभी हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह नेक्स्ट टाइप का रेक्टिफायर हम पढ़ते हैं, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, देखो इधर की अरेंजमेंट तो सेम रहेगी, एसी का सप्लाई होगा उसको अपन एक कॉइल से कनेक्ट कर देंगे, एंड ये कॉइल के आगे जो है फिर से आउटपुट के लिए ये दूसरी कॉइल यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन से इसमें भी सप्लाई प्रोड्यूस होगा। बस हम यहाँ पे अरेंजमेंट करते टाइम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहले डायोड था उसको एज इट इज रखते हैं, बस उसके एडिशन में हम यहाँ पे और एक डायोड कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बना डायोड D1, ये बना डायोड D2, एंड इन दोनों डायोड को जो अपन कनेक्ट कर रहे हैं तो इनके कनेक्शन का सप्लाई जो भी हम लोड रेजिस्टेंस को देने वाले हैं वो लोड रेजिस्टेंस को हम आउटपुट देते हैं एक पॉइंट से, और ये पॉइंट जो है इसको मैं सी बोल रहा हूँ, ये एक ए हो गया ये बी हो गया, और ये सी को हमने कनेक्ट किया है, सी को बोला जाता है एज ए सेंटर टैप की। एंड ये सेंटर टैप की का मतलब ये होगा कि ए का बी का कौन सा कनेक्शन है फर्क नहीं पड़ता है, सी जो है वो ऑलवेज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, इसको मेंटेन करने के लिए जो है हम यहाँ पे अर्थिंग भी कर सकते हैं, तो अर्थिंग करेंगे तो ये सी का जो पोटेंशियल है वो ऑलवेज हमें निगेटिव मिलेगा। अब इससे होगा क्या, देखो पहले अपन जो इनपुट दे रहे उस वेव को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे एसी है, मतलब हमें पहले पॉजिटिव अप साइकिल मिलेगी, ये खत्म होने के बाद ये दूसरी निगेटिव अप साइकिल जाएगी, ये निगेटिव अप साइकिल, इसके बाद में अगेन ये पॉजिटिव अप साइकिल, इसके बाद में अगेन ये निगेटिव अप साइकिल। तो इस तरह से हमें ये अल्टरनेटिंग करंट वाला ये इनपुट का वेव मिलता है। अब इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा अगेन हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, तो उसके लिए भी ये ग्राफ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे होता क्या है, डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिकली ये जो ए होगा जब ये पॉजिटिव अप साइकिल आएगी तो पहले की तरह ए पॉजिटिव बनेगा बी निगेटिव बनेगा, और सी मैंने बोला है सी ऑलवेज निगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डायोड D1 में ये पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव है, एंड ये एन टाइप कनेक्टेड टू द, यहाँ से कनेक्शन देखेंगे तो निगेटिव टर्मिनल है, मतलब ये जो D1 है वो फॉरवर्ड बायस की तरह वर्क करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम D2 के साथ क्या होगा, पी टाइप कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल आ गई, मतलब ये रिवर्स बायस हो जाएगा, मतलब हमें D2 में से कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन D1 फॉरवर्ड था तो वहां से आउटपुट मिलेगा। यानी हम यहाँ पे आउटपुट के ग्राफ के ऊपर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल थी तो यहाँ पे पहले की तरह हमें आउटपुट मिल गया। अब अगर आगे देखेंगे तो क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स होगी, तो ए निगेटिव बनेगा बी पॉजिटिव बनेगा। जब ए निगेटिव बन गया बी पॉजिटिव बन गया तो D1 के साथ क्या हो गया, पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल हो गया, मतलब ये बन गया रिवर्स बायस। एट द सेम टाइम ये पी कनेक्टेड टू पॉजिटिव है, मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायस, एंड ये D2 फॉरवर्ड बायस बन गया, मतलब अगेन हमें जो है इस तरह से यहाँ से आउटपुट मिलने वाला है एंड सर्किट कंप्लीट होने वाला है। यानी कि निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी हमने यहाँ पे आउटपुट देखा है, इसका मतलब हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो पूरा वेव है, फुल वेव के फॉर्म में है।
एंड अगेन ये जो पार्ट है हर केस में रिपीट होने वाला है। तो इस तरह से इस टाइप के रेक्टिफायर में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देयर इज ए आउटपुट फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइकिल्स, यानी ये हो गया डीसी करंट एंड ये हमारा आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे आउटपुट हमें पूरा का पूरा वेव के फॉर्म में मिला है, इसलिए इस टाइप के रेक्टिफायर को अपन कंसिडर करते हैं एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, सिंपल डिवाइसेस है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेजेस। अब इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि बेसिकली यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में जो है हमें दोनों भी वेव में रेक्टिफिकेशन मिल रहा है, मतलब फुल वेव मिल रहा है। फुल वेव मिला मतलब क्या होगा, उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो हाफ वेव से ज्यादा हो जाएगी एंड वहां पे और एक कंडीशन हम देखने वाले हैं, रिपल फैक्टर, वो भी वहां पे इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस जो है इसको मैं लिखूंगा नहीं, सिंपल थे। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज रिपल फैक्टर। अभी रिपल फैक्टर मतलब होता क्या है, देखो कि बेसिकली ये होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ AC टू द वैल्यू ऑफ DC। अब ये आरएमएस वैल्यू मतलब क्या होता है वो हम AC सर्किट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों का जो रेशो होता है उसको बोला जाता है एज ए ये रिपल फैक्टर। ठीक है, एंड उसके बाद में हम जो है रेक्टिफाई होने वाले वेव को वहां पे फिल्टर सर्किट कनेक्ट करते हैं एंड फिल्टर सर्किट का काम ये होता है कि जो सप्लाई हमें मिल रहा है वो कांस्टेंट रेगुलेटेड इक्वल वोल्टेज का मिलना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे अपन कैपेसिटर फिल्टर सर्किट जो है मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिफायर्स, जितना हमें यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशंस आएंगे सेम सेमीकंडक्टर डिवाइस के, जिसमें जिनर डायोड आता है। अब जिनर डायोड का काम होता है कि वोल्टेज रेगुलेट करना, ये पीएन जंक्शन डायोड है और जिसको हम हमेशा से रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं एंड रिवर्स बायसिंग में वो कुछ भी करंट वहां पे फ्लो नहीं करता है, लेकिन जिनर डायोड जो है सिलेबस में नहीं दिया है तो उसको अपन नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट डिवाइस आता है दैट इज फोटो डायोड। अब ये फोटो डायोड मतलब क्या होता है कि बेसिकली इट्स ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस, सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही होंगी इस टॉपिक में, विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करने के लिए हम ये फोटो डायोड जो है उसको यूज करते हैं। फोटो डायोड जो है वो सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, है तो पीएन जंक्शन डायोड ही है, इसलिए ये इधर एनोड इधर कैथोड रहेगा एंड इसके ऊपर जो है हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, तो ये फोटो डायोड की केस हो गई, जिसमें होता क्या है कि जो अपन पीएन जंक्शन डायोड पहले ही देख चुके हैं कि ऐसे दो रीजन्स होते हैं और ये इन दोनों के बिटवीन जंक्शन आता है। तो बेसिकली यहाँ पे डिप्लेशन लेयर आ गई, ये पी टाइप ऑफ मटेरियल है, ये एन टाइप ऑफ मटेरियल है। तो हम इसको करते क्या है, हमेशा से रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करते हैं। रिवर्स बायसिंग में इसलिए कनेक्ट करना है क्योंकि हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया था उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर होती है इसके ऊपर एक अपन विंडो रखते हैं क्वार्ट्ज की, ग्लास की, एंड इसके ऊपर जब लाइट के रेडिएशंस हम यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट के रेडिएशन इंसिडेंट होने की वजह से जो यहाँ पे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है, चार्जेस है, वो एनर्जी गेन करके इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे एंड वो जंक्शन क्रॉस करेंगे तब वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यानी कि देखो रिवर्स बायसिंग है तो हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया वो तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी करंट फ्लो हो गया, इसका मतलब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो गई। तो इसको जो है हम एप्लीकेशन में ओनली एज ए सेंसर यूज करते हैं। इसका मतलब प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इतनी एफिशिएंसी होती नहीं है तो हम उसके लिए यूज नहीं करेंगे, बस एज ए सेंसर हम इसको यूज करेंगे। तो जैसे ऑब्जेक्ट काउंटर होगा या फिर ऑटोमेटिक डोर्स होंगे तो उनमें जो है बेसिकली हम ये फोटो डायोड के एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, तो फोटो डायोड हो गया। अब फोटो डायोड के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, जैसे कि एडवांटेज में आएगा कि जैसे लाइट आ गई वो करंट फ्लो करेगा, मतलब इंस्टेंट क्विक रिस्पॉन्सेस का होता है। उसके बाद ऑपरेशन की स्पीड बढ़ती है, एकदम छोटा होता है, लाइट वेट होता है एंड इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत सारे सेंसर में हम इसको यूज करते हैं एंड कॉस्ट भी कम है। ठीक है, एंड यहाँ पे
डिसएडवांटेज ये है कि ये बेसिकली लाइट के मतलब टेम्परेचर के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर वेरी हो रहा है तो उसकी वजह से भी करंट फ्लो होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। एंड जो बेसिकली करंट है वो कुछ काम का है नहीं, मतलब वहां पे जो है हम उसको एफिशिएंट एज ए करंट का सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बोल के यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसकी एप्लीकेशन जो है काउंटर स्विचर्स में, बर्गलर अलार्म्स में, या फिर ऑटोमेटिक डोर्स में, या फिर ऑप्टोकपलर्स में, इस तरह के वेरियस एप्लीकेशन में हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह का और एक डिवाइस आता है दैट इज सोलर सेल। अब सोलर सेल का काम भी वही है जो फोटो सेल का था। क्या करेगा ये? इट्स ए सेमीकंडक्टर डिवाइस अगेन विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली हाई होती है, तो हम एक्चुअली इसको इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो इस सोलर सेल में अरेंजमेंट होती क्या है देखो, कि बेसिकली जो सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज करके हम पी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये पी एन जंक्शन डायोड होता है। अब ये पीएन जंक्शन डायोड को हम करते क्या है, इस तरह के कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं और ये कॉन्टैक्ट को हम कनेक्ट कर देते हैं टू द लोड रेजिस्टेंस, मतलब जिस एप्लीकेशन में हमें इस करंट को यूज करना है उस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है देखो, ऊपर के रीजन में जो है वो पी टाइप मटेरियल, नीचे के रीजन में जो है वो एन टाइप ऑफ मटेरियल हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि बेसिकली जब भी लाइट रेडिएशंस इसके ऊपर इमिट होंगे, ये लाइट रेडिएशंस यहाँ पे आने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यन रीजन में वो सारी लाइट की एनर्जी गेन करेंगे, या फिर हम ऊपर भी एन टाइप एंड नीचे भी पी टाइप रख सकते हैं, ठीक है। फिर सिर्फ करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होती है। तो उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे एक रखते हैं एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका काम होगा कि जो लाइट अंदर आ गया उसको बाहर नहीं जाने देना है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको ये होता है एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे एन रीजन की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर से लाइट की एनर्जी गेन करते हैं, लेकिन वो फोटो डायोड की तरह जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में एंटर नहीं करते। तो वो करते क्या है, यहाँ पे जो उसको हमने बैक कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किया है ये कंपेरेटिवली यहाँ से कम रेजिस्टेंस उसको लगता है, तो ये बैक कॉन्टेक्ट में एंटर करते हैं एंड ये इस पाथ से ये पी रीजन में एंटर करते हैं। मतलब कि देखो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके यहाँ पे आने वाले थे, हमने ये जो बैरियर पोटेंशियल था इसको बढ़ा दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉन ने अपना पाथ चेंज कर दिया और इलेक्ट्रॉन सिंपली इस एक्सटर्नल पाथ से मूव होने लगे। एंड इस मूव होते टाइम ये हमारा जो बेसिकली डिवाइस हमने कनेक्ट किया था उसमें से करंट फ्लो हो गया और हमें जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट वहां पे मिल गया। तो इस तरह से ये सोलर सेल जो है वो वर्क करता है, ठीक है। अब ये सोलर सेल का यूज करके जो है हम सोलर पैनल बनाते हैं एंड सोलर पैनल में अकॉर्डिंगली मतलब जिसकी पोटेंशियल की या फिर करंट की जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके यहाँ पे जो पोटेंशियल है या फिर करंट है उसको वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो सोलर सेल एंड फोटो डायोड की तरह नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड घर के लाइट से लेके टीवी के स्क्रीन तक सारे जो मतलब एप्लीकेशन हम देख रहे हैं तो उन सारे एप्लीकेशन में आजकल की डेट में यूज किए जाते हैं एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। अभी लाइट इमिटिंग डायोड मतलब इसका एप्लीकेशन ये फोटो डायोड के एग्जैक्ट अपोजिट होगा। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ से लाइट अवे जाएगी तो इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना टू द लाइट एनर्जी। अब ये कन्वर्ट करता कैसे, देखो इसका जो मैकेनिज्म है वो एकदम सिंपल है कि बेसिकली हमने जो देखा था कि इलेक्ट्रॉन एटम्स में होते हैं और ये सेमीकंडक्टर की केस में जब वो वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जंप करने का ट्राई करते हैं तो जंपिंग की प्रोसेस में उनको लगती है एनर्जी। तो हम यहाँ पे करते क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके इस इलेक्ट्रॉन को जो है अपने पोजीशन से वहां पे एक्साइट करते हैं एंड एक्साइटमेंट के बाद में इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फिर से हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट वापस जाते टाइम वो क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट कर देते हैं, क्योंकि वो तो फ्री हो नहीं सके, अपने ऑर्बिट में जाना है
तो उनको वहां पे क्या करना पड़ेगा, जो एनर्जी गेन की थी उसको उनको इमिट करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी इमिट होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट या फिर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अकॉर्डिंग टू डोपिंग, उसका कॉम्बिनेशन डोपिंग की लेवल चेंज करके हम डिफरेंट कलर के जो लाइट्स है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड ये अगर इम्प्योरिटी डाल के सेमीकंडक्टर बना के दिया है तो वो क्या करता है, लाइट इमिट करता है इन IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, एंड उसी की जगह पे अगर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस वाला अगर सेमीकंडक्टर लेंगे तो वो जो है रेड या फिर येलो, ये भी डिपेंड करेगा डोपिंग लेवल के ऊपर, लाइट जो है इमिट करेगा। तो इस तरह से हमें जो भी कॉम्बिनेशन की लाइट रिक्वायर्ड होती है, जैसे जिंक एंड सिलिकॉन को अगर करेंगे, जिंक एंड सेलेनाइड को अगर करेंगे तो वहां से हमें ब्लू लाइट मिलती है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन के लिए डेटा आ सकता है। एंड उसी की तरह अगर हमें रेड और ग्रीन लाइट चाहिए तो हम एल्यूमिनियम गैलियम एंड फॉस्फोरस इनको कंबाइन करेंगे तो वहां पे हमें रेड लाइट और ग्रीन लाइट, ये दोनों लाइट वहां पे मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये वेरियस कॉम्बिनेशन से जो इमिट होने वाली लाइट है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये एलईडी के जो एडवांटेजेस है कि बेसिकली यहाँ पे एकदम एफिशिएंट डिवाइस है, जितनी एनर्जी दे रहा है तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आउटपुट हमें मिलता है। और आज की डेट में जो एलईडी बल्ब हम देखते हैं तो वो जो है बेसिकली बहुत ज्यादा कम एनर्जी में आउटपुट देते हैं। जैसे घर में जो बल्ब आता था पहले येलो कलर का, तो वो 60 वैट 100 वैट 200 वैट इतनी एनर्जी लेता था। अब अगर ट्यूबलाइट भी लगाएंगे तो वो ट्यूबलाइट भी 8 वैट की 12 वैट की, मैक्सिमम आपको 18 वैट की या फिर 22 वैट की मिलती है। ठीक है, और वो सफिशिएंट होती है, पहले पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हमें वहाँ पे लाइट भी मिलती है। देन लॉन्ग लाइफ होती है, तो उसका 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर ऐसे वारंटी हमें मिलती है। मतलब वर्किंग एकदम प्रोसेस सिंपल होने की वजह से वहाँ पे कुछ उसमें एरर्स आते नहीं है। ठीक है और फिर से ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, लेकिन बेसिकली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट हो गया तो वहाँ पे वेरिएशंस आ सकते हैं एंड कंपैरेटिवली इसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। जैसे पहले के येलो कलर के लाइट 10 रुपए के आते थे, ये जो एलईडी वाले लाइट है वो 300 400 500 इस रेंज में हमें मिलते हैं। ठीक है, एंड इसके एप्लीकेशंस तो हर एक स्क्रीन में, डिजिटल क्लॉक में, रेलवे स्टेशन पे टाइम दिखता है, उधर सब तरफ जो है हमें एप्लीकेशन दिखाई देते हैं। तो ये थे बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अगर डायोड है 2 टर्मिनल्स वाला तो उसको अप्लाई करके वेरियस केस में कैसे डिवाइस हम बनाते हैं उनको यूज करते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन हो गई। अब डायोड की तरह नेक्स्ट डिवाइस अपन डिस्कस करते हैं जिसको बोला जाता है एज ए ट्रायोड। एंड ट्रायोड का ही मतलब होता है एज ए ट्रांजिस्टर, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं एज ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सिंपली ट्रांजिस्टर या फिर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी ऐसे भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर में क्या होगा, जैसे डायोड था और ये ट्रायोड है, तो डायोड में क्या था, बेसिकली एक पी टाइप ऑफ रीजन थी, दूसरी एन टाइप ऑफ रीजन थी, मतलब 2 रीजन थी, इसलिए अपन उसको डाई यानी डायोड कहते थे। यहाँ पे ट्रायोड है, मतलब क्या होगा, 3 रीजन यहाँ पे मिक्स करनी होगी। तो अगर हम कंसिडर करेंगे कि कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसको अगर 3 रीजन में अगर डोप कर रहे हैं तो उस टाइप के डिवाइस को बोला जाएगा एज ए ट्रायोड या फिर ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर की केस में अगर हम देखेंगे तो बेसिकली 3 टाइप की डोपिंग हो रही है, तो यहाँ पे 3 रीजन बनती है, एक रीजन होती है, ये दूसरी रीजन होती है, ये तीसरी रीजन होती है। ठीक है, जो सबसे स्मॉल होती है उसको बोला जाता है बेस, जो मॉडरेट है इन बिटवीन है वो होता है यहाँ पे इमिटर, एंड जिसकी रीजन लार्जेस्ट है वो होता है कलेक्टर। तो इमिटर बेस एंड कलेक्टर इस तरह के 3 रीजन्स होते हैं ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, बीजेटी में या फिर ट्रांजिस्टर में या फिर ट्रायोड में, जो अच्छा लगता है वो उसको बोलो। अब ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पीएनपी, दूसरा होता है एनपीएन। मतलब सैंडविच बीच में किसको बना रहे उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर बेस को हमने एन टाइप ऑफ मटेरियल बना दिया तो दोनों साइड में पी चाहिए, अगर बीच में हमने पी टाइप ऑफ मटेरियल रखा तो दोनों साइड में एन रीजन हमें रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह से ये जो है एनपीएन एंड पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर हम बनाते हैं, जिसमें ये जो कलेक्टर होता है इसका काम होता है चार्ज को कलेक्ट करना, तो इसकी जो रीजन होती है वो हाईएस्ट होती है। देन जो डोपिंग लेवल होती है
वो मॉडरेट होती है। देन जो बेस आता है इसकी दोनों भी लिस्ट होती है, डोपिंग भी एंड रीजन भी। देन जो इमिटर होता है उसकी जो रीजन है वो मॉडरेट होती है, लेकिन जो डोपिंग लेवल है वो सबसे ज्यादा, मतलब हाईएस्ट हेवीली डोप्ड ऐसे भी बोलते हैं अपन, ठीक है। सबसे ज्यादा डोपिंग इमिटर की होती है। इमिटर मतलब समझ में आया होगा कि उसको इमिट करना है, कलेक्टर मतलब उसको कलेक्ट करना है, एंड बेस जो है इन दोनों के बिटवीन सैंडविच, मतलब यहाँ के चार्जेस यहाँ पे जाने के लिए वो बस हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक टर्मिनल, यहाँ पे दूसरा टर्मिनल एंड ये तीसरा टर्मिनल, ऐसे इसको तीन टर्मिनल्स होते हैं, इसलिए ये बनता है ट्रांजिस्टर। एंड इसके साथ यहाँ पे ये वाला एक जंक्शन आएगा, ये वाला एक जंक्शन आएगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह के जंक्शन अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ऐसे दो दो जंक्शन बन गए, मतलब ये बन गया बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तीन टर्मिनल्स एंड दो जंक्शन। तो बेसिकली अगर बात करेंगे पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होगा कि बेसिकली ये बेस वाली रीजन आ गई, ये इमिटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो ये पी टाइप मटेरियल रहेगा, ये भी पी टाइप रहेगा, ये एन टाइप रहेगा, तो इसको बोला जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। एंड इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह की अरेंजमेंट यूज करते हैं। ये जो प्लेट होगी कनेक्टेड टू बेस रहेगा, एक इमिटर, दूसरा कलेक्टर। अब अगर ये पीएनपी है, मैंने अगर यहाँ पे इमिटर रखा है, तो ये चार्ज को इमिट करता है, इसलिए एरो हेड जो है इससे अवे जाएगा, क्योंकि चार्जेस की डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो होता है, इधर कलेक्टर रहेगा। एंड उसी तरह से अपन अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर देखेंगे, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी इस तरह का ये इमिटर रहेगा, ये बेस रहेगा, ये कलेक्टर रहेगा। बस यहाँ पे एन टाइप ऑफ मटेरियल होगा, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे एन टाइप ऑफ मटेरियल होगा। अगेन यहाँ पे वन, ये टू, ये थ्री, थ्री यहाँ पे कनेक्शन है, मतलब ये ट्रांजिस्टर ट्रायोड बनेगा। एंड इनको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट जंक्शन, ये सेकंड जंक्शन, इस तरह के। अभी पोलैरिटी रिवर्स करके अपन इसको किसी भी कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे दो जंक्शन आ गए, मतलब ये बाइपोलर हो गया। और इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सिमिलर अरेंजमेंट हमें करनी है। फिर से यहाँ पे बेस ये सेम रहेगा, एक इधर एक इधर, ये कलेक्टर है, ये इमिटर है। लेकिन यन रीजन से चार्जेस इमिट होंगे, मतलब वो नेगेटिव चार्जेस इमिट होंगे। एंड अगर वो नेगेटिव चार्जेस इमिट होंगे तो कन्वेंशनल करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए ये डायरेक्शन हमें टुवर्ड्स इमिटर शो करनी पड़ेगी। बस इतना सिंबॉलिकल यहाँ पे डिफरेंस होता है इन बिटवीन पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें होता क्या है कि इमिटर से जो चार्जेस निकलते हैं उसमें से बस 5% चार्जेस जो है वो बेस के साथ कंबाइन होते हैं, एंड रिमेनिंग जो 95% चार्जेस बचे वो पूरे के पूरे इमिटर रीजन में आ जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कलेक्टर रीजन का जो करंट होता है वो बेस का करंट प्लस इमिटर में जो करंट आ गया उनकी सम के इक्वल होता है, ठीक है। और इसका ही हम एप्लीकेशन देखते हैं, और इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम वेरियस कॉम्बिनेशन में, जिसमें हम एक सीई मोड रख सकते हैं। सीई मोड मतलब कॉमन इमिटर होगा, या फिर अपन उसको सीबी मोड में कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब बेस कॉमन होगा, या फिर हम उसको सी सी मतलब कॉमन कलेक्टर, इस मोड में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि जो इनपुट अपन देते हैं वो दो ही होते हैं, इसलिए हमें एक को कॉमन रखना पड़ेगा, एंड वहां पे जो है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंजेस होंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, इमिटर को कॉमन रखते हैं, सीई मोड, कॉमन इमिटर मोड। तो कॉमन इमिटर मोड में जो कलेक्टर एंड बेस में से करंट फ्लो होता है उसकी सर्किट की अरेंजमेंट जो है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रोटोटाइप बोल के यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पे इस तरह के कनेक्शंस रहेंगे। ये पीछे बेस आ गया, अगर हमने इसको कंसिडर किया है एज एनपीएन, तो यहाँ पे इसका सिंबल आएगा। देन ये लोड रेजिस्टेंस के साथ हम कनेक्ट करेंगे, एंड एट द एंड इसको अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ से हम पोटेंशियल, जो पोटेंशियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पोटेंशियल यहाँ पे शो कर देता हूँ मैं। तो ये रहेगा पोटेंशियल अक्रॉस सीई,
एंड इसको बेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, करंट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस रखेंगे, तो ये बेस में जाने वाला करंट है, मतलब ये बनेगा IB। यहाँ पे भी अपन AC इनपुट दे सकते हैं एंड यहाँ पे जो है बेस एंड इमिटर के अक्रॉस हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। तो इस तरह की ये सर्किट अरेंजमेंट होती है जिसमें ये ट्रांजिस्टर हम कनेक्ट करते हैं, जिसमें क्या है, ये इमिटर जो है दोनों भी बेस एंड कलेक्टर के केस में कॉमन है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इमिटर जितना करंट इमिट करेगा वो इक्वल टू होगा सम ऑफ कलेक्टर का करंट प्लस बेस का करंट, क्योंकि जैसे ऊपर ही बोला था 5% चार्जेस कंबाइन हो रहे बेस के साथ, 95% जा रहे कलेक्टर्स में, ठीक है, कलेक्टर के रीजन में। तो यहाँ पे आई बनेगा इक्वल टू IC प्लस IB। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ रेशो डिफाइन करेंगे विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड कंफर्म जो भी क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड ही आएगा। तो बाकी जो बातें बस एज ए इंफॉर्मेशन उनको थोड़ा सा रिमेम्बर करना है, ठीक है। तो करंट गेन आएगा, तो ये करंट गेन अक्रॉस DC अगर बोला है तो ये होता है रेशो ऑफ IC अपॉन IB। और उसी तरह से हम अल्फा को भी डिफाइन करते हैं अक्रॉस DC। तो अल्फा मतलब होता है IC अपॉन IE, एंड इन दोनों में रिलेशन होता है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, एंड अल्फा इक्वल्स टू होता है, सॉरी, बीटा इक्वल्स टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, या फिर अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से ये बीटा एंड अल्फा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर इनकी वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो बीटा की वैल्यू है वो 20 से 200 इसकी इन बिटवीन हो सकती है, एंड अल्फा जो है वो मोस्ट प्रोबेबली क्लोज टू 1 होता है, लेस देन 1 होता है ऑलवेज, लेकिन वो क्लोज टू 1 हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अल्फा माइनस 1 अल्फा की वैल्यू अगर दी है तो इसको अपन बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस यहाँ पे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, मैग्नीट्यूड उनका सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अल्फा एंड बीटा है ये वेरी करते हैं इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर को हम वेरियस सर्किट में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि इसको सर्किट में सिग्नल एम्पलीफाई करने के लिए यूज करेंगे, तो वो बन जाएगा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अगेन सर्किट की जो अरेंजमेंट है वो कुछ मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वहां पे जो है आपको ये रेशो याद करने हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आएंगे। दैट इज वोल्टेज गेन। एम्पलीफायर की केस में जो वोल्टेज गेन होता है दैट इज AV, वो होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, एंड इसको अपन डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ बीटा एज बीटा इनटू लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट करंट, इनपुट रेजिस्टेंस। या फिर इसको सिंप्लीफाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्टेज गेन अगर बोला गया तो बीटा इंटू आउटपुट अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, इनका रेशियो। और वहां पे अगर हमें पावर गेन पूछी जाती है तो पावर गेन के लिए हम क्या करेंगे, बस ये बीटा का स्क्वायर करेंगे, तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर अपॉन RO अपॉन RI। लेकिन पावर गेन का कोई डिस्कशन नहीं दिया है तो उसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बस वोल्टेज गेन का एंड करंट गेन की जो रिलेशन थे ऊपर के वो ये फॉर्मूले सिंपल है, एंड उससे रिलेटेड जो वर्कशीट में क्वेश्चन दूंगा उनकी प्रैक्टिस करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। एंड एक क्वेश्चन फिक्स आता है दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स मतलब होता क्या है, लॉजिक गेट्स तो बेसिकली ये जो लॉजिक गेट्स है ये हार्ड, मतलब क्या बोलेंगे उसको अपन, हार्डवेयर डिवाइसेस है, मतलब एक्चुअल अपन मैन्युफैक्चर करते हैं उनको, और वो जो है एक बेसिक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसको फॉलो करते हैं, उसको बूलियन अलजेब्रा बोला था। एंड यहाँ पे जो है बेसिकली 1 एंड 0, एक तो आउटपुट मैक्सिमम नहीं तो आउटपुट मिनिमम, 1 मतलब मैक्सिमम 0 मतलब मिनिमम, इस तरह से ये जो है वर्क करते हैं। तो इसको अपन डिजिट्स इन्वॉल्व है, बाइनरी डिजिट्स इन्वॉल्व है, इसलिए अपन उसको डिजिटल सर्किट भी बोल सकते हैं। एंड हर बार जो डिजिटल सर्किट बनाए जाते हैं वो बनते हैं फ्रॉम लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पे कुछ बेसिक गेट्स आएंगे, जैसे कि पहले आ रहा है नॉट। तो नॉट की केस में क्या होता है, उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, हम जो भी यहाँ पे इनपुट देंगे हमें जो आउटपुट मिलेगा इसका वो उसका अपोजिट होगा, ठीक है, रिवर्स रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर हमने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 0 मिलेगा,
इनपुट 0 दिया तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आउटपुट रिवर्स करने वाला जो लॉजिक गेट्स होता है उसको बोला जाता है एज ए एंड गेट। इसकी तरह और एक गेट आता है और गेट, और ये और गेट की जो एडजस्टमेंट है वो इस तरह से होती है। इसको ये एडजस्टमेंट मतलब ये सिंबल है उसका, 2 इनपुट एंड एक आउटपुट दे रहे हैं, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो और गेट का मतलब होता है एडिशन, मतलब हम इसको ए प्लस बी ऐसे कर रहे हैं, और इसका जो ट्रूथ टेबल है वो ऐसे रहेगा कि अगर हमने ए बी एंड वाई, ए एंड बी दोनों अगर 0 दिए तो 0 प्लस 0 0, एक 1 0 रखा तो 1 प्लस 0 1, एक 0 1 रखा तो 0 प्लस 1 1, एंड दोनों 1 1 रखे तो 1 प्लस 1 2 होता है। लेकिन यहाँ पे हमने बाइनरी डिजिट में डिसाइड किया है कि 1 एंड 0 को यूज करेंगे, तो उसको भी अपन यहाँ पे एज ए 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये और के लिए आउटपुट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट गेट आता है दैट इज एंड गेट। एंड गेट जो है इसको भी 2 इनपुट एंड एक आउटपुट। तो जो इनपुट मिल रहा है ये उनको ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि अगर फिर से इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो ए बी इनपुट्स है, अगर दोनों इनपुट 0 0 है तो आउटपुट भी 0 रहेगा, एक 1 0 है तो 0 रहेगा, अगर 0 1 है तो 0 रहेगा, एंड दोनों अगर 1 1 है तो यहाँ पे आउटपुट भी हमें 1 मिलेगा, ठीक है। 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 into 1 1, ठीक है। तो इस तरह से ये एंड गेट वर्क करता है, जिसका आउटपुट आता है। ये हो गए बेसिक गेट। लेकिन जितने भी सारे सर्किट बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए हम यूज करते हैं यूनिवर्सल गेट्स, और ये यूनिवर्सल गेट जो है वो इनके कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गेट आता है दैट इज नैंड गेट। एंड ये नैंड, इसका मतलब होता है नॉट ऑफ एंड, मतलब जो एंड का आउटपुट है उसके बाद में ये नॉट का आउटपुट हमें वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे क्या कि जो हमारा एंड गेट का सिंबल था उसके आगे बस ऐसे 0 लगा देंगे, तो ये नैंड हो गया, ये हो गया उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे होता क्या है कि ए बी आउट इनपुट है, तो हमें पहले आउटपुट मिलता था ए बी, तो जो ये आउटपुट मिलेगा हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, देखो ट्रूथ टेबल में समझ में आएगा। ए बी एंड ये y इक्वल्स टू ए बी, तो यहाँ पे अगर हमने इनपुट जो है वो 1 1 के फॉर्म में दिए तो हमें ये 1 इंटू 1 1 मिलता था, लेकिन अभी उसको हम 0 बना देंगे क्योंकि यहाँ पे नैंड एंड आ गया। अगर हम 1 एंड 0 लेते थे तो 1 इंटू 0 0 आता था, मतलब ये 1 बन जाएगा। अगर हम 0 एंड 1 लेंगे तो 0 इंटू 1 0 बनता था, लेकिन अब ये 1 बन जाएगा। एंड दोनों इनपुट अगर 0 0 है, लो है, तो फिर से यहाँ पे 0 इंटू 0 0 आता था, मतलब ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये नैंड के लिए आउटपुट हो गया। इसी तरह का और एक यूनिवर्सल गेट अपन बनाते हैं दैट इज नॉर। अब नॉर का मतलब फिर से वही, नॉट ऑफ और, मतलब जो हमारा और गेट है उसके आगे हम एंड गेट कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे जो हमें आउटपुट मिलेगा, ए बी पहले मिलता था ए प्लस बी, अब मिलेगा ए प्लस बी का रिवर्स, मतलब 1 का 0 0 का 1, इस तरह के एडजस्टमेंट वो हो जाएगी। जैसे कि ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है तो ए बी एंड ये वाई, तो अगर दोनों 0 0 है तो हम 0 प्लस 0 को 0 बोलते थे, तो यहाँ पे 0 का 1 बन जाएगा। 1 प्लस 0 को हम 1 बोलते थे, ये 0 बनेगा। 0 1 का 1 होता था, ये 0 बनेगा, एंड 1 1 का 1 होता था, ये 0 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रूथ टेबल है फॉर नेक्स्ट गेट दैट इज नॉर गेट। तो ये बेसिकली यूनिवर्सल गेट है, एंड यही गेट जो है वो बेसिक एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। तो इनको छोड़ के और भी एक्सक्लूसिव गेट आते हैं, एक्स और एंड एक्स नॉर, लेकिन उनका कुछ खास एप्लीकेशन होता नहीं है। तो आपको जो है बस इतने ही लॉजिक गेट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो एक्स और एंड एक्स नॉर जो है उसको अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे
एक्स और अगर दिया है तो हम यहाँ पे जो हमारा और गेट था बस उसको एक्सक्लूसिव है, इसलिए सिंबॉलिकली इतना पार्ट वहां पे ऐड करते हैं। एंड यहाँ पे ए एंड बी अगर इसके इनपुट है तो हमें जो आउटपुट यहाँ पे मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है। एंड अकॉर्डिंगली अगर हमें वहां पे ट्रूथ टेबल बनाना है तो इसका ट्रूथ टेबल इस तरह से होता है कि इनपुट अगर 0 0 है तो आउटपुट भी 0, 1 0 है तो भी 0, सॉरी 1 0 है तो 1, 0 1 है तो 1 एंड 1 1 है तो 0। इसका मतलब इसका आउटपुट ऐसे होता है कि अगर दोनों के दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0 होगा, एंड दोनों इनपुट अगर डिफरेंट है तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। इस तरह से हमें ये ट्रूथ टेबल मिलता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक गेट्स एज वेल एज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर